दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सेल्स पीडी। तो बेसिकली सेल्स पीडी जो लोग फाइनेंस में काम करते हैं, जैसे कि होम लोन, मॉर्गेज लोन या बिजनेस लोन, इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, तो उन्हें ये सेल्स पीडी आना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो होता क्या है कि आप मार्केट में घूमेंगे, फाइल सोर्स करेंगे, फाइल सोर्स करने के बाद उसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके जो केसेस होते हैं मैक्सिमम रिजेक्ट होते हैं। उसकी वजह यह है कि आपने कस्टमर को अच्छे से जाना नहीं, समझा नहीं, आपने सेल्स पीडी की नहीं। तो सेल्स पीडी अगर आप प्रॉपर करते हैं तो आपका केस जो रिजेक्शन रेशियो काफी कम हो जाएगा और मार्केट में आपका रेपुटेशन भी बनेगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी डीएसए के पास जाते हैं, आप किसी कनेक्टर के पास जाते हैं और आपको यही पता नहीं कि कस्टमर एलिजिबल है कि नहीं, आप बता नहीं पाते या फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि कस्टमर की एलिजिबिलिटी, तो आपका जो बंदा है डीएसए वो आपको फाइल नहीं देगा। तो बेसिकली आपको सेल्स पीडी करने आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो आइए जानते हैं कि सेल्स पीडी कैसे की जाती है। सबसे पहले दोस्तों हम कस्टमर के पास जाते हैं, तो कस्टमर के पास जाकर हमें सबसे पहले अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन देना होता है कि मैं फला आदमी यहाँ से आया हूँ, इस कंपनी के लिए काम करता हूँ, इतने साल से काम करता हूँ, इस व्यक्ति ने आपका रेफरेंस दिया है। इससे कस्टमर क्या होगा, कंफर्ट हो जाएगा और अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा आपको। ठीक है। और अगर आप कंपनी से हैं तो अपनी आईडी को जरूर वेयर कीजिए, यानी आईडी रखिए अपने पास। सेकेंड चीज, अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद हम कस्टमर का पर्सनल डिटेल लेते हैं। पर्सनल डिटेल में क्या क्या आता है, सबसे पहले उसका नाम, एक बुक ले लेंगे और बुक में सबसे पहले उसका पूरा नाम लिखेंगे। नाम के बाद उसका एज, क्वालिफिकेशन मैरिड है या सिंगल, उसके बाद वो फैमिली डिटेल, उसकी फैमिली डिटेल में क्या क्या आ जाएगा उसका, जैसे कि मान लीजिए उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि वाइफ, तो वाइफ का नाम, एज, ठीक है, और ऑक्यूपेशन क्या करती है, यानी वो क्या करती है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिखेंगे। सेकेंड, फादर या सन, ठीक है, उनका नाम, एज उनका, और वो क्या करते हैं वो लिखेंगे। थर्ड, डॉटर है तो डॉटर, मदर है तो मदर। इससे हमें पता चल जाएगा कि उनके परिवार में कौन कौन लोग काम करते हैं और हमें ये भी आइडिया है कि उनको हम कोएप्लिकेंट में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए इनकी एलिजिबिलिटी में कुछ कमी आती है तो हमारे पास ये डिटेल होगा, तो उसके हिसाब से हम इन्हें कोएप्लिकेंट में ले सकते हैं। आप समझ गए। उनका इनकम कॉन्ट्रीब्यूट भी करके इनकम उनका लेकर हम उनको एलिजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल लेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि अगर लिखने जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। उसके बाद उसका घर का रेसी जो है, रेसी रेंटेड है या ओन्ड है। कहने का मतलब अगर आप पर्सनल डिटेल ले रहे हैं कस्टमर से तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगे। घर रेंटेड है या ओन्ड है या परमानेंट, अगर रेंटेड है तो परमानेंट एड्रेस कहाँ का है वो भी हम कस्टमर से लेंगे। उसके बाद ये सारी जानकारी लेने के बाद हम कस्टमर का होम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूछेंगे, यानी उसको घर चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है ये हम जानेंगे। तो होम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, होम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, एक बात याद रखिए, कस्टमर पिन से लेके प्लेन तक चाहे जो भी खर्चा करता है, चाहे टिकट हो, घूमने जाना हो, कहीं भी जाना हो, जो भी खर्चा करता है वो सारे खर्चे उसके इनकम से ही आते हैं। यानी वो जो खर्चे हैं उसके इनकम का ही पार्ट होता है, उसके इनकम से ही खर्चे, यानी जो भी वो खर्चा करता है वो इनकम से ही करता है। इसका मतलब हमें A to Z उसके खर्चे लिखने हैं। कस्टमर को पता ही नहीं होता, बहुत सारे कस्टमर को नहीं पता होता है कि एक्चुअली में वो कमाता कितना है, खर्चा कितना करता है और उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, तो हम सब लिखेंगे। और इसमें क्या क्या आएगा, रूम रेंट, अगर भाड़े पे है तो रूम रेंट, आपने ये सब चीज अच्छे से लिखना है। दूसरा, मेंटेनेंस, रूम रेंट, अगर भाड़े पे रह रहा है तो हम रूम रेंट लिखेंगे। मेंटेनेंस के, अगर मान लीजिए वो घर खुद का भी है या भाड़े पे रह रहा है तो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, लेकिन वो जो होम लोन ले रहा है, जो घर खरीदेगा वहां तो मेंटेनेंस भरेगा,
तो हम फ्यूचर मेंटेनेंस करके भी ये भी लिखेंगे। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन, बच्चा पढ़ाई करता है तो उसका खर्चा कितना होता है। लाइट बिल, उसके बाद आपका केबल बिल, गैस बिल, राशन यानी ग्रोसरी, फूड्स एंड वेजिटेबल, मिल्क, अदर एक्सपेंसेस। देखिए ये सारी चीज जो है वो उसके इनकम से ही खर्चा करता है और बताते समय बहुत सारी चीजें वो भूल जाता है। नतीजा होता है वो लोन तो ले लेता है, लेकिन लोन लेने के बाद होता क्या है कि इस खर्चों की वजह से आने वाले समय में ईएमआई बाउंस करता है, या हम नहीं पता करते हैं तो क्रेडिट वाले को ये पता होता है। क्रेडिट वाले काफी एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनको ये पता होता है, इससे वो ये सब माइनस करते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी चली जाती है। तो आपको ये उससे पहले ही कैलकुलेट करना होता है। एक्सपेंसेस में जैसे ट्रैवल एक्सपेंसेस हुआ या फिर कहीं जाता है, मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ, ये सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं। तो टोटल आपका जो एक्सपेंसेस आया वो लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे उसकी कंपनी की वैल्यू। हम उसके कंपनी के वैल्यू जानेंगे कि उसकी कंपनी मान लीजिए वो मैन्युफैक्चरर है, तो पहले तो हमने लिख लिया ए में होम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पूरा हमने जो भी आया वो ए करके लिख लिया। पी में जानेंगे कंपनी वैल्यू, मतलब जो काम कर रहा है, जिस कंपनी, अगर कोई कंपनी का नाम रखा है तो हम उसके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि मशीनरी कितने की है, ठीक है। इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कितने का है। कैपिटल कितना लगा है, रॉ मटेरियल, स्टॉक। इस तरह से हम सारा चीज लिख कर लेंगे। कहने का मतलब मशीनरी अगर मान लीजिए 10 लाख का मशीनरी है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स उसके पास समझो 5 लाख का है, कैपिटल उसने, यानी कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल, जैसे सैलरी देने के लिए, सब करने के लिए अगर एडिशनल पैसा रखा है तो समझो 4 लाख रुपया वो रखा है उसने। और रॉ मटेरियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल रखा है वो कितने का है, समझो कि 10 लाख, 5 लाख का ये है, और ये स्टॉक है 10 लाख का। तो हम इस टोटल करेंगे, मान लीजिए आता है 50 लाख, तो 50 लाख क्या हो गया, उसके कंपनी की वैल्यू होगी। 50 लाख क्या हो गया, उसके कंपनी की वैल्यू होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, इतने शॉर्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बताना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए आप अगर ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो हमारा ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल आप थोड़ा शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब हमने कंपनी का वैल्यूएशन निकाल लिया, और मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है ये, सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि देखिए कस्टमर कितने तरह के होते हैं, एक होता है सैलराइड, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, और एक होता है बिजनेसमैन, और एक होता है इन्वेस्टर। तो एक तरह से कितने हो गए, 1 2 3 4 5। दोस्तों आपको किसी भी सेल्स ट्रेनिंग में ये सब नहीं बताया जाएगा। कितने तरह के कस्टमर हो गए, 5 तरीके के। सैलराइड वो जो नौकरी करते हैं, एक सैलरी लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो जो खुद का व्यवसाय करते हैं,
दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन में काफी फर्क होता है, इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में समझिए सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो खुद का बिजनेस करता है। मान लीजिए मैं एक दुकान कर रहा हूँ या पान की दुकान है मेरी, तो जब तक मैं दुकान पे रहूंगा तब तक मेरा बिजनेस चलेगा, अगर मैं कहीं चला गया तो बिजनेस मेरा बंद हो जाएगा। उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल आपका सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, ये कौन है, आर्किटेक्ट हो गया, ये कौन है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। और बिजनेसमैन कौन, बिजनेसमैन एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू बिजनेस, मान लीजिए आप जाते हैं जंबो किंग, तो जंबो किंग एक बिजनेसमैन है, उसके ओनर आपको काउंटर पे दिखाई नहीं देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे आप जिस कंपनी के लिए काम करते हो उस कंपनी का ओनर आपके कंपनी में दिखाई नहीं देगा, लेकिन काम तो होता है, इनकम भी होता है, रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहता है, बिजनेसमैन, यानी उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे लोग उनके लिए काम करते हैं और इनको आता है पैसिव इनकम। आई बात समझ में? तो हम डिटेल में जानेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन के में क्या डिफरेंस है। और इन्वेस्टर वो होता है जिससे कि फाइनेंस कंपनी एक्चुअल में इन्वेस्टर ही होती है, जो दूसरे के, जैसे कि मैं घर खरीद रहा हूं तो फाइनेंस कंपनी क्या करेगी, मुझे एक फंड प्रोवाइड करेगी, मेरी बिहाफ ऑफ घर परचेस करेगी। क्यों करेगी, उसे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट का मतलब है उसे उस पैसे के लिए एक सम अमाउंट मिलेगा जो वो पैसा मेरे घर के लिए लगा रही है, यानी इन्वेस्ट कर रही है। तो हमारी कंपनियां, जो फाइनेंस कंपनियां होती है, वो एक तरह से इन्वेस्टर ही होती है। आई बात समझ में? तो आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहला तो हमने निकाल लिया होम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब जानेंगे बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो भी आता है A to Z हम कस्टमर से पूछ लेंगे। लाइट बिल, सैलरी, और फिर से रिपेयर कॉस्ट, टूल्स के कॉस्ट, मेंटेनेंस, ठीक है, रेंट, ये सारे चीज, चाय नाश्ता जो भी वो करवाता है अपने एम्प्लॉइज को, सारे खर्चे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे और इसको मार्क करेंगे बी। एक एक्सपेंसेस ए हो गया, दूसरा उसका खर्चा हो गया बी। तो हम लोग टोटल खर्चा कितना निकालेंगे, ए प्लस बी, ये हमारा हो जाएगा ए बी एक्सपेंसेस, यानी टोटल एक्सपेंसेस हमको मिल गया। अब हम जानेंगे वो कमाता कितना है, हमने खर्चे निकाल दिए, अब कमाता कितना। तो कस्टमर से हम पूछेंगे मंथली सेल्स कितना है आपका, ठीक है, मंथली सेल्स कितना है। तो कस्टमर मान लीजिए बोला मैं 2 लाख रुपए का मंथली सेल्स करता हूँ या 50 लाख रुपए का मंथली सेल्स करता हूँ, ये आपको मंथली सेल्स पूछना है। अगर सेल्स में सर्विस में है तो आपको पता मंथली कितने का सर्विस आप दे पाते हो। तो मंथली सेल्स या मंथली ग्रॉस रिसिप्ट कितना है, या मंथली आपका टर्नओवर कितना, मतलब कितने का बिजनेस कर लेते हो। ये लिखा कि प्रॉफिट मार्जिन, यानी उस पर आपको मार्जिन कितना मिलता है, प्रॉफिट कितना मिलता है परसेंटेज में। तो मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए का महीने का सेल करता हूँ जिसमें मुझे 40% मार्जिन मिलता है, यानी 1 लाख रुपए महीने का मैं माल बेचता हूँ तो उसमें 40,000 प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सी करके प्रॉफिट, क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट। तो ये है ग्रॉस प्रॉफिट। हमने सारा प्रॉफिट निकाल लिया, उसका मंथली सेल निकाल लिया, उसमें से मार्जिन ले लिया, मार्जिन लेके हमने प्रॉफिट निकाल लिया। और प्रॉफिट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सी माइनस ए बी कर देंगे। सी माइनस ए बी कर देंगे। सी माइनस ए नहीं मतलब इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट इनकम। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा नेट इनकम आ गया, मतलब ये सारे खर्चा करने के बाद हमें इतना तो बचता है। एग्जाम्पल के पकड़ के चलिए कि यहाँ पे हमें 40,000 रुपीज बचता है। अभी तक तो ये पॉजिटिव है, अब आगे आते हैं और भी डिटेल लेने हैं हमको। तो 40,000 यहाँ पे बचता है, आगे क्या हम लेंगे डिटेल्स।
हमें कितना बचता है 40,000 रुपया, सारे खर्चे निकाल के, घर ऑफिस सब फैक्ट्री वैक्ट्री एजुकेशन वगैरह सब निकाल के मंथली मुझे 40,000 बचता है। अब आते हैं, पूछेंगे हम उससे लोन्स के बारे में, कोई लोन चल रहा है क्या वो पूछेंगे। मान लीजिए कस्टमर बोलता है मैं 10,000 का ईएमआई भरता हूँ, तो यहाँ पे लिख लीजिए 10,000 ईएमआई ब्रैकेट में डाल दीजिए, मतलब इसको माइनस करना है आपको। अभी हम फॉर्मूले पे एफआईआर वगैरह नहीं लगा रहे, हम पर्सनली सेल्स पीडी के द्वारा इसकी एलिजिबिलिटी निकाल रहे हैं। तो लोन का ले लेंगे, लोन ले लेंगे। उसके बाद एसेट डिटेल, एसेट डिटेल मतलब मान लीजिए वो बोल रहा है कस्टमर के 40 साल से काम कर रहा है, या 15 साल से काम कर, या 20 साल से काम कर रहा हो, और हर महीने 40,000 कमाता है, बचाता है, सेविंग होता है उसका, तो उसके पास एसेट्स कुछ ना कुछ बनाया होगा। तो एसेट्स का सारा डिटेल ले लेंगे। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट डिटेल ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट डिटेल मतलब कुछ लोग पैसा कमाते हैं तो जैसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं, शेयर मार्केट में डालते हैं, एफडी करते हैं, वो सारे इन्वेस्टमेंट डिटेल ले लेंगे। आई बात समझ में? अब ये 10,000 हमने माइनस किया, अब हमारे पास कितना बचा 30,000, 30,000। सारा एक्सपेंसिव खर्चे वगैरह माइनस करने के बाद हमारा 30,000 बचा। एसेट्स में समझो कि इसके बाद 1 CR का एसेट्स है जो लोन फ्री है, और 50 लाख का एसेट्स है जो लोन पे है, जिसका ये 10,000 पकड़ लो ईएमआई, या 10 लाख का पकड़ लो लोन एसेट्स है जो लोन पे है। ठीक है, तो ये हम माइनस करें, 30,000 उसको बचता है। इन्वेस्टमेंट में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल गए, यानी कस्टमर क्या हो गया, ये पॉजिटिव। हमारा सेल्स पीडी क्या हो गया, पॉजिटिव। सेल्स पीडी क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव, यानी हम इस केस को क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी डिटेल लेने के बाद हमको एटलीस्ट पता चल जाएगा कस्टमर क्या करता है, कैसे करता है, कितना कमाता है, कितने साल से बिजनेस करता है। सारी डिटेल हम लेने के बाद एक नतीजे पे पढ़ते हैं कि भाई इसको पैसा बचता है। और अब हमें इसे वेरीफाई करना है, क्योंकि हमने जो भी पूछा है कस्टमर ने बिना प्रूफ का दिया है, तो हम उससे प्रूफ मांगेंगे। जैसे एसेट डिटेल ले लेंगे, क्या क्या इन्वेस्टमेंट डिटेल ले लेंगे, लोन्स का डिटेल ले लेंगे, कंपनी है अगर तो कंपनी में क्या मटेरियल है, मशीनरी है, उसका हम फोटो ले लेंगे, फैक्ट्री पे विजिट करके उसका फोटो ले लेंगे। इससे हमारा केस जो है काफ़ी मजबूत हो जाएगा, हमारा प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और हमारा केस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी देखिए आपको पता चल गया, सारा खर्चा निकाल के 30,000 बचता है उसको। एसेट भी इन्वेस्टमेंट यानी केस काफ़ी पॉजिटिव है, यानी कम से कम 30,000 का तो ईएमआई आराम से भर लेगा, क्योंकि सेविंग का हिस्सा है। तो आपका जब क्रेडिट वाला पीडी करने आया तो ये केस हो जाएगा पॉजिटिव। एक बात याद रखिए, ये सब आने के बाद बैंकिंग के साथ इसे टैली कीजिए, आईटीआर के साथ टैली कीजिए। जैसे कस्टमर ने बताया कि मैं 1 लाख मंथली का सेल्स करता हूँ, तो आईटीआर पे कितना दिखाया वो भी आप नोट कीजिएगा, क्योंकि बुक से भी मैच होना चाहिए। दूसरी बात, जो कस्टमर ओरल बोलता है, लोन लेने के लिए हमें फिजिकल चाहिए होता है। फिजिकल मतलब एक्चुअल अर्निंग चाहिए होता है। अगर कस्टमर किसी तरह का एविडेंस नहीं है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं 1 लाख रुपया महीने का कमाता हूं, लेकिन ना तो मेरे पास एसेट्स है, ना ही मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, ना ही किसी तरह का सेविंग है, मतलब मैं पैसा वो जाता कहाँ है, इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं पैसा अर्न नहीं करता हूँ, और मेरा केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम लेंगे लास्ट ओसीआर। अगर आप होम लोन करते हैं तो कस्टमर से ओसीआर पूछना काफी जरूरी होता है। लास्ट में आप पूछिए कि सर आप 50 लाख का लोन ले रहे हो, तो हम 40 लाख का आपको 80% अपन 40 होता है, तो 40 लाख का हम लोन देंगे। 10 लाख रुपया आपके पास है, तो कस्टमर बोलेगा यस मेरे पास 10 लाख है, तो 10 लाख ओसीआर हो गया। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वो भरेगा, ठीक है। उसके पास और बैंक का खर्चा, यानी कम से कम 13 से 14 लाख रुपया उसके पास क्या होना चाहिए, अकाउंट में होना चाहिए, तब यह ट्रांजैक्शन क्या होगा, पूरा होगा। तो ये भी आपको उसके बैंक अकाउंट में देखना है कि ये है या नहीं है। सब कुछ कर दिया आपने, लोन वगैरह सब कर दिया, पर पता चला उसके पास ओसीआर ही नहीं है, तो आपका केस क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब मान लो जो आप लैब करते हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो पीडी तो आपको, सेल्स पीडी तो आपको ऐसे ही करना है, लेकिन उसमें क्या होता है, होम लोन में
पर्पस ऑफ टेकिंग लोन, यानी लोन लेने का जो पर्पस होता है वो होम बाय हो जाता है, यानी घर खरीदने के लिए। लेकिन मॉर्गेज लोन में क्या होता है, आप घर की लिक्विडिटी को यूज करना चाहते हो। मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मैं चाहता हूं मैं 40 लाख लोन लेके उसको बिजनेस में डालूं। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, पर्पस ऑफ टेकिंग लोन, यानी इंड्यूस कस्टमर का जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए कि किस चीज के लिए लोन लेना चाहता है, मकसद उसका क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देके 40 लाख का लोन लेता हूं, तो 40 लाख रुपया किस बिजनेस में डालूंगा या कहां डालूंगा जिससे मुझे पैसा है। बैंक चाहती है कि आप 40 लाख रुपया लेके जो अर्न करोगे, क्योंकि आपको जो भी बैंक लोन देती है वो करंट अर्निंग देती है, करंट इनकम पे देती है, फ्यूचर पे नहीं देती। फ्यूचर पे क्या करती है, नहीं देती है। तो करंट इनकम पे बैंक आपको क्या 40 लाख रुपया फंड करेगी, लेकिन बैंक जानेगी कि पैसा लेके आप क्या करोगे। तो आपके पास कस्टमर का प्रॉपर रीजन होना चाहिए, पैसा लेके मैं इतने का 40 लाख लगाऊंगा, 1 करोड़ का ऑर्डर है तो मेरी कंपनी 1 करोड़ अर्न कर लेगी, या मैं 1 करोड़ रुपया कमा लूंगा 40 लाख लगा के। तो ऐसे उसमें इंड्यूस पर्पस जो है कस्टमर का क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको ज्यादा डिटेल देखिए इस छोटे से वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से या सही तरीके से सेल्स पीडी बता सकूं। काफी लंबा प्रोसेस होता है, काफी बारीकी से सेल्स पीडी करना पड़ता है, हर कस्टमर के अलग अलग होता है। अब हम जानते हैं एक छोटा सा चीज वो भी जान लीजिए कि कस्टमर एक होता है आपका विजिबल बिजनेस। विजिबल मतलब होता है कि कुछ, जैसे कि मान लीजिए मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें मुंह से मशीनरी देखिए, यानी एक्टिविटी दिखेगा। एक होता है, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा होता है सर्विस। सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, इसमें आपको एक्टिविटी तो दिखेगा पर स्टॉक नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मैं फाइनेंस का काम करता हूं तो मेरे पास फाइनेंस से रिलेटेड माल मटेरियल नहीं दिखेंगे आपको। मेरे पास हो सके फाइल भी आजकल व्हाट्सएप पे आता है, तो व्हाट्सएप पे फाइल दिखे, तो हम कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे कि बंदा सर्विस इंडस्ट्री में काम करता है कि नहीं करता। बिलिंग से, यानी हम उसके कच्चा बिल पक्का बिल जो भी हो काम करता हो रिकॉर्ड रखता है, उससे हम इसको क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे ये बंदा पैसा कमाता है कि नहीं कमाता है। डिस्ट्रीब्यूटर, अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, एक तो होता है सर्विस सेंटर बेनिफिशियर। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब मैं इसका माल उठाता हूं और इसको पहुंचाता हूं। एक तरह से सर्विस इंडस्ट्री हो गया कि मैंने एक्स से माल खरीदा, वाई को माल बेच दिया और बीच में मैंने कमीशन, मेरा जो भी प्रॉफिट होता मैंने ले लिया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इनके पास भी स्टॉक दिखता है, एक्टिविटी दिखता है, आप इसे जस्टिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।